हेलो जीनियस, वेलकम बैक टू एससे एजुकेटर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट लाइफ प्रोसेस का, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कशन किया कि न्यूट्रिशन होता क्या है, किस तरह से हम फूड को इनटेक करके उसमें से हम लोग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा कि रेस्पिरेशन के थ्रू जो फूड हमने लिया, रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन के थ्रू जो हमने फूड लिया और रेस्पिरेशन की हेल्थ के थ्रू कैसे उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर है? अभी देखना है कि हमें नेक्स्ट पार्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन यानी क्या? एनर्जी लिया, फूड लिया, गैसेस लिए, एक्सेट्रा, तो वो बॉडी के अंदर तो सर्कुलेट हो रहा है, तो प्रोसेस को हमें स्टडी करने के लिए क्या पता होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी एज वेल एज प्लांट बॉडी। क्लियर है? अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। देखो, ह्यूमन में भी सर्कुलेशन हो रहा है एज वेल एज प्लांट्स के अंदर भी सर्कुलेशन हो रहा है। आपने 9th स्टैंडर्ड में प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसी को हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, बिकॉज उसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो वेसल्स होती है जो प्लांट बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करने का काम करते हैं। और ह्यूमन के अंदर जो आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज होती है, उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले पार्ट प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर सबको पता ही है कि दो टाइप्स की वेसल्स होती, वन इज जाइलम, सेकेंड इज फ्लोएम। अब फ्लोएम देखो, नहीं याद है, सिंपल क्या करना है, फ्लोएम जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं ना, तो फ्लोएम में एफ लेटर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो एफ लेटर से सिंपल आपको याद रखना है कि वो किसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? फूड को। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फिर वाटर एंड मिनरल्स को। क्लियर हो गया? और यही होती है वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू, जो प्लांट के अंदर सर्कुलेट, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स थ्रू द जाइलम। अब देखो, इसका और एक नाम दिया हुआ है एसेंट ऑफ सेप। क्या होता है? देखो, द वाटर एंड द मिनरल्स आर एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स वाया सॉइल with the help of roots after the absorption of these materials to get transported upwards, and these upward transport is called ascent of sap. क्लियर हुआ कि जो रूट्स के थ्रू उसने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, वो अभी क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। इट इन्वॉल्व्स द मैकेनिज्म, इसमें आता है रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल। और बड़ा याद रखना, रूट प्रेशर क्या होता है कि सॉइल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन हाई है, रूट्स के अंदर लो है, तो जिससे हाई टू लो का क्या हो रहा है? कंसेंट्रेशन क्रिएट हो रहा है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, जिसके थ्रू मूवमेंट होगा हाई टू लो में, यानी कि सॉइल से रूट्स के अंदर। ट्रांसपिरेशन पूल यानी क्या होता है कि जब भी ट्रांसपिरेशन करता है, ट्रांसपिरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो उस कंडीशन में ना प्लांट्स एक सक्शन पूल क्रिएट करता है कि जिसके थ्रू वो वाटर को सर्कुलेट कर सके। वो हमें देखना है ये दोनों टैप पार्ट्स के अंदर। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखो, याद रखना है कि जो ट्रेचिड्स होते हैं, जो वेसल्स होती है, ये कंडक्शन करने का काम करता है वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन में। बट ये याद रखना है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, अब नॉन फ्लावरिंग यानी कि जिसमें फ्लावर आते ही नहीं है, तो वैसे प्लांट्स के अंदर याद रखना ओनली ट्रेचिड्स हेल्प करते कंडक्शन करने के लिए। वहां पे वेसल्स का रोल नहीं होता, ओनली किसका होता है? ट्रेचिड्स का रोल होता है। ये खास याद रखना है आप लोग को। अब जैसे तुम लोग को पता है, जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम फाइबर, ट्रेचर्स और वेसल्स। अब यहाँ पे जो दिख रहा है जाइलम पेरेंकाइमा, उसका वर्क होता है स्टोरेज करना, फूड को स्टोर करना। वेसल्स और ट्रेचर दोनों मिलकर क्या काम करेंगे? कंडक्शन करने का काम करेंगे। और फाइबर जो होगा उसको क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सॉइल्स के थ्रू वाटर अंदर एंट्री कर रहा है, रूट प्रेशर कैल्प के थ्रू हाई टू लो में क्या हुआ? कंसंट्रेट क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसके थ्रू कहां तक उसको पास करना है? उसको लीफ तक। क्यों लीफ तक? अदर पार्ट्स में भी जा ही रहा है, बट लीफ में क्यों नेसेसरी? बिकॉज उसको क्या करना है लास्ट में? फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे दो पार्ट्स की रूट प्रेशर होता क्या। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, रूट्स के अंदर जो रूट्स होते हैं
वो रूट्स हेयर बनाते मैक्सिमम, क्योंकि जितने ज्यादा फाइन रूट हेयर बनेंगे उतना उसका क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और वही सरफेस एरिया बाद में उसको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के लिए हेल्पफुल करेगा। रूट प्रेशर यानी क्या, उसको ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को कहां तक, लीव्स तक। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, बट रूट प्रेशर इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता है, जिसके थ्रू उसको और एक प्रोसेस की नीड्स होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या होता है समझना बच्चों इसको। सपोज देखो एक डायग्राम बना रहा हूं, ये प्लांट है, यहाँ पे एक लीफ है। क्लियर है? अब देखो हमें पता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन वाटर रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, गैसियस के फॉर्म में। तो ये लीफ के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम यानी एक सक्शन पूल क्रिएट हो रहा है। और वैक्यूम का नॉर्मली काम क्या होता है, कोई भी चीज को पुल करना, खींचना। तो वैसे यहाँ पे एक सक्शन पूल क्रिएट हो रहा है कि जिसके थ्रू वाटर्स का मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द लीफ। उसी प्रोसेस को सिंपल हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। एक शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन लीफ क्रिएट सक्शन which helps to pull the water from the roots to leaves is known as transpiration pull. तो यही इसका काम क्या हो गया, देखो इट कैन कॉज थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है। कुछ देखो 9% क्यूटिकल के थ्रू हो रहा है, क्योंकि वाटर प्रूफिंग लेयर है तो उतना तो कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। और लास्ट में होता है लेंटिसेल, बहुत कम जो स्टेम में प्रेजेंट होगा। अब रोल क्या होता है, मोस्ट टाइम पे याद रखना है। तो मेन इसका रोल होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। सेकेंड इसका रोल होता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। कैसे, हमारी बॉडी भी ट्रांसपिरेशन करती है। जब भी आप देखोगे ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, समर सीजन में बाहर निकलोगे तो स्वेटिंग हो रही है, तो लॉस ऑफ वाटर वो प्रोसेस भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। क्यों स्वेटिंग हो रहा है, उसको बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करना है, जिसके थ्रू एक्स्ट्रा वाटर को बाहर रिलीज करना है। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर मीन्स किसको ट्रांसफर करना है, अभी फूड को। फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या नेसेसरी है, फ्लोएम। और वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। एसेंट ऑफ सेब हमने किस में देखा, जाइलम के अंदर। ट्रांसलोकेशन हमें याद रखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, लीव्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना रहा है, और उसको पास करना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब इसके अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा। फ्लोएम पेरेंकाइमा जो फूड स्टोर करने में हेल्प करेगा, कंपेनियन सेल, फिर आता है सीयूटोस और सीयूपोर्स, उसको कंडक्शन करने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे आते कुछ फाइबर्स जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? ये 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक था, ऑलरेडी आप डिस्कस पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में। तो देखो मैकेनिज्म भी होता क्या है, समझना इसको अच्छे से। ये लीफ है, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हुआ, बट ये 2 पॉइंट्स याद रखना है कि फ्लोएम जो है ना, टू कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन कौन से, एक हो गया शुगर, बट वो शुगर कौन सा होता है जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो याद रखना है सुक्रोज। सेकेंड आता है एमिनो एसिड। कौन सा, एमिनो एसिड। तो नाइट्रोजन साइकिल आपने 8th स्टैंडर्ड में देखा था कि नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू प्लांट्स क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं नाइट्रेट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। और वही नाइट्रेट्स का यूज करके प्लांट्स क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड। और वही एमिनो एसिड के सर्कुलेट करने में कौन हेल्प करेगा, ये फ्लोएम। कौन हेल्प करेगा, वेयर इज फ्लोएम, फ्लोएम 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 फ्लोएम। कौन हेल्प करेगा, फ्लोएम। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस के तो जो शुगर बन रहा है, फूड बन रहा है, वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, बट इसको अगर सर्कुलेट करना है तो यहाँ पे याद रखना किसके फॉर्म में करेगा, सुक्रोज के फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे सुक्रोज को उसको फ्लोएम टिश्यू में ऐड करना है, तो ये क्या यूटिलाइज करेगा, एनर्जी। लिखा है देखो, द ट्रांसलोकेशन अकर्स यूटिलाइज ऑफ एनर्जी, शुगर विच फॉर्म इन द लीव्स इज लेबल इन द सीयू ट्यूब्स। कहां पे जाएगा, सीयू ट्यूब्स के अंदर, क्या यूटिलाइज करके, एनर्जी। अब देखो, अब ये शुगर पार्टिकल्स है, इजीली मूवमेंट तो नहीं कर सकते, तो ये क्या करेगा,
इसके नियर बाय ना जाइलम टिश्यू होती है। तो ये जाइलम टिश्यू से ना कुछ वाटर ले लेता है। जैसे ये वाटर इसके साथ मिक्सअप होगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा जहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो देखो लास्ट लाइन क्या लिखे, द मटेरियल इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टुवर्ड्स अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुआ? फिर से बता, देखो, लीव सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ carbohydrates and transport in phloem in the form of sucrose. When the water comes from xylem into phloem, increase the osmotic pressure and transport toward the lower osmotic pressure. ये प्रोसेस होती है ट्रांसलोकेशन की। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। कोई क्वेश्चन हम देखेंगे लास्ट लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। अभी देखना है हमें ह्यूमंस के अंदर। अब ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, दो मींस ओवरऑल देखेंगे तो दो टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन यानी क्या, सिंपल देखो, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पे क्या होगी, कैपिलरीज होगी। अगर ये कैपिलरीज एक दूसरे से जॉइंटेड नहीं होगी, यहाँ पे जॉइंटेड नहीं होगी, तो मिस हो क्या हो गया, ओपन। अगर हार्ट से ब्लड आ रहा है जा रहा है, अगर ये क्लोजली पैक होगी इस तरह से, तो वो क्या हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिखा है देखो, ब्लड डू नॉट रिमेन कॉन्फाइड टू द वेसल्स। यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, लो प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लो, क्योंकि जहां पे कोई प्रेशर नहीं करे वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, देखो, ब्लड रिमेन्स कन्फाइंड, यहाँ पे क्या होगा, वेसल्स के अंदर रिटेन होती है, सर्कुलेट होती ही जाती है। ब्लड फ्लोज इन हाई प्रेशर, क्योंकि हार्ट हाई प्रेशर में पंप करके पूरे बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है। अब हम देखेंगे कुछ चैम्बर्स के बारे में। देखो, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें टू चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है फिश। कौन सा, फिश। इसी की वजह से यहाँ पे कौन सा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। देखो यहाँ पे गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन तो पूरे बॉडी में सप्लाई हो गया। अब क्या करेगा कि जो इसका जो हार्ट होता है, टू चैम्बर ऑफ हार्ट, जिसका एक वेंट्रिकल होगा एक आर्ट्रियम होगा, ये बॉडी में से CO2 लेके किसको भेजेगा, गिल्स को। यहाँ पे याद रखना है, इसका हार्ट कोई भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, गिल्स। तो इसका हार्ट का काम क्या होता है, ओनली CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, CO2 को रिसीव करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक्सेट्रा। इसी की वजह से इसका जो हार्ट होता है ना, उसको एक नाम दिया हुआ है वीनस हार्ट, because they receive and pumps only deoxygenated blood। थ्री चैम्बर ऑफ हार्ट किसमें होते हैं, जिसमें होता है राइट आर्ट्रियम और वन वेंट्रिकल दिख रहा है यहाँ पे, दो आर्ट्रियम होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। एग्जाम्पल याद रखना है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। बट इसमें एक्सेप्शन कौन है, क्रोकोडाइल। वाई क्रोकोडाइल, उसके अंदर होता है फोर चैम्बर ऑफ हार्ट। क्या होता है, फोर चैम्बर ऑफ हार्ट, याद रखना। रेप्टाइल्स में जितने भी होते हैं ना, उन सब में थ्री चैम्बर होते हैं, बट जो क्रोकोडाइल होता है ना, उसके अंदर फोर चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ मल्टी कॉम्प्लेक्स उसकी बॉडी होती है, बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी की नीड्स होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर फोर चैम्बर ऑफ हार्ट आते हैं। अब आते हैं फोर चैम्बर, जिसके अंदर राइट आर्ट्रियम, राइट लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, एक्सेट्रा। तो ये फोर चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, जिससे क्या होगा, इजीली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो, इट इज यूजफुल दोज द एनिमल्स दैट हाई एनर्जी, जिसको हाई एनर्जी की नीड्स है, तो उसके लिए बेनिफिट हो गया कि उसके पास फोर चैम्बर ऑफ हार्ट है। एग्जाम्पल बर्ड्स और मैमल्स मीन्स ह्यूमन। क्लियर हुआ? रीजन आपको याद रखना है, रीजन पूछ सकते हैं, व्हाई हायर ऑर्गेनिज्म या व्हाई ह्यूमन हैव फोर चैम्बर ऑफ हार्ट। तो याद रखना है, ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजन रिमेन सेपरेटेड होंगे। सेकंड, इट प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हमें फोर चैम्बर ऑफ हार्ट की नीड्स है। तो देखो, हमें अभी क्या देखना है, सर्कुलर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। एक ब्लड आ रहा है, ब्लड वेसल्स आ रही है, और एक हार्ट आ रहा है। ये तीनों की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब देखो, ब्लड हमारे बॉडी में पता है कि जनरली जो अप्रोक्स हम देखते हैं, इतना होता है ब्लड, 5 to 5.5 लीटर। क्लियर है? और ये ऐसा कहा जाता है कि हो सके तो, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ब्लड को
जिनकी 18+ है जो उनके लिए, अपने नियर बाय रिलेटिव्स को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि अगर 18+ हो तो ट्राई करना 6 मंथ या ईयरली में एक बार 1 टाइम्स एटलीस्ट हमें ब्लड डोनेट तो करना ही चाहिए। क्यों? अगर 300 ml लेते, ज्यादा कुछ लेते नहीं है, 300 ml अगर ब्लड बाहर जा रहा है तो हमारी बॉडी क्या करेगा, न्यू ब्लड सेल्स बनाने की ट्राई करेगा, जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर न्यू सेल्स आएंगे और बाय चांस कुछ एक्स्ट्रा का टॉक्सिक होगा एक्सेट्रा, वो बाहर तो निकल ही जाएगा ब्लड के थ्रू। तो हमारे न्यू सेल्स आएंगे जो बॉडी को फिर से रिकवरी करने की ट्राई करेंगे। इसे ब्लड डोनेट करने के भी एडवांटेजेस है, जिससे हमें डिजीज का भी पता चल जाएगा कि चेकअप करने से पता ही चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। न्यू आरबीसीज डब्ल्यूबी सब कुछ बन रहा है जिससे बॉडी अच्छे से वर्कआउट कर सके। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक टेस्ट ट्यूब अगर लेते हैं, जैसे आप ब्लड डोनेट करोगे तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ब्लड्स को, तो मैक्सिमम देखा जाए ना जो आरबीसी होता है ना वो नीचे आ जाता है, इसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे आ गया आरबीसी, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लेटलेट्स, और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यूबीसी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैक्सिमम ऑन एन देखे 55% नियर क्या होता है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा, फिर क्या होता है आरबीसी, और लास्ट में 0.1 समथिंग परसेंटेज में होता है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है? तो फर्स्ट रैंक पे सबसे ज्यादा क्या होता है, प्लाज्मा, सेकेंड आरबीसी, और थर्ड होता है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है? याद रखना है इसको। जैसे यहाँ पे देखो सेंट्रीफ्यूगेशन किया हुआ है, देखो नियरली 55% और प्लाज्मा होता है, 45% इस आरबीसी होता है, और लेस देन 1% में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी सबको पता है बाय कौन के शेप होता है, क्लियर है? उसके अंदर याद रखना है, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कितना होता है, 100 ml ब्लड के अंदर 12 to 16 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसका लाइफ स्पैन आरबीसी का कितना होता है, 120। उसके बाद वो रिसाइकलिंग होता है किसके थ्रू, स्प्लिन के हेल्प के थ्रू 120 डेज के बाद। क्लियर है? इसका मेन काम क्या होता है, मैक्सिमम बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना। डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, जो बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करता है। क्लियर है? इसकी लाइफ स्पैन थोड़ी शॉर्ट होती है, 12 to 20 डेज की होती है, जिसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। कुछ ये टाइप्स दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा आपको थियरी है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, और बस उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। तो दिख रहा है इसमें ग्रेन्युल्स प्रेजेंट, इसके अंदर कोई ग्रेन्युल्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो तीनों टाइप्स है ना, किसके हो गए, ग्रेन्युलोसाइट्स के। कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एग्रेन्युलोसाइट में कौन आएंगे, तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। प्लेटलेट्स सबको पता ही है कि जो ब्लड क्लोटिंग करने में हेल्प करेंगे, और जो डेंगू मलेरिया जो डिजीज होता है ना, उनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रोब्स, उनके लिए मेन जो फूड होता है ना वो प्लेटलेट्स होते हैं। इससे आपने देखा होगा, अगर आप किसी को डेंगू या मलेरिया होता है, बाई चांस होना तो नहीं चाहिए, तो एक बार वो रिपोर्ट देखना, तो इसमें आपको क्लियरली मेंशन है जिसको भी डेंगू और मलेरिया होता है ना, तो उसके प्लेटलेट्स नंबर डाउन हो ही जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स का मेन फूड ही होता है प्लेटलेट्स। अब ये कुछ स्टेप्स दिए कि क्लोटिंग कैसे करता है, कि प्राइमरी स्टेप क्या होता है कि इसमें से थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है, जिसके बाद वो प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। फिर फाइब्रिनोजन से मिलके ये फाइब्रिन लाइक थ्रेड बनाते हैं, कि जो बाद में किस में हेल्प करेगा, क्लोटिंग करने में। अगर ये आपको लर्न होता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा कि ब्लड की क्लोटिंग कैसे होती है। फंक्शन क्या है इसके, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करेगा, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होते हैं उसको किडनी में ले जाने का काम वो करेगा, और प्लस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अब देखो ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप के लिए हम एक टेबल देख लेते हैं ये वाला, कि अगर बाई चांस किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके एंटीजेंस भी वही होंगे, बट याद रखना ये वाला खास, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना उसके अंदर कोई एंटीजेंस नहीं होते, और जो ए ब्लड ग्रुप होगा उसका एंटीबॉडीज क्या होगा, बी, क्या होगा, बी। बट जो ओ ब्लड ग्रुप है ना उसके अंदर एंटीबॉडीज दोनों होंगे, ए एंड बी। एंड बाय चांस अगर कोई ए एंटीजन, लॉजिक लगाओ,
ए वाले को हम लोग किसका ब्लड दे सकते हैं, तो हम लोग ए वाले को दे सकते हैं या फिर ए बी वाले को दे सकते हैं, क्लियर है, डोनेट कर सकते हैं। बट किसका ब्लड ले सकते हैं, किसका ले सकते हैं, तो याद है ना, किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिंपल हम लिख सकते हैं, इसका गेन कर सकते हैं, किसका, एक तो ए का एक तो ओ का, क्लियर है, प्लस बी वाले को लेना हो तो बी या ओ का। बट जो ए बी वाला होता है ना, उसके अंदर कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो किसी के साथ फाइट ही नहीं कर सकता है, तो इसकी वजह से सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। बट प्रॉब्लम आती ओ वाले को, ओ में तो सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, कि बाई चांस कोई एंटीजन अगर फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है, कोई फॉरेन ब्लड आ रहा है, तो क्लोटिंग करके उसको क्लोट बना सकता है, तो जिसके थ्रू ओ किसका ब्लड ले सकता है, ओनली ओ वाले को। क्लियर है, पक्का, चलो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये हमें कुछ अभी काम का तो नहीं है। अभी ब्लड वेसल्स, तो सबको पता है कि 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती, कौन कौन सी, एक होती है आर्टरी, वेन और कैपिलरी। कैपिलरी दोनों में कॉमन होती है, ब्रांचेस स्ट्रक्चर होता है, थीन वॉल होती है एक्सेट्रा। बट अगर हम देखेंगे आर्टरीज और वेन को कंपेयर करेंगे, तो आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिकन वॉल होती है, इसकी कैसी होती है, थीन वॉल होती है। इसका जो ल्यूमन होगा, देखो ल्यूमन देखो स्मॉल ल्यूमन है, इसका ल्यूमन कैसा होगा, लार्ज होगा, क्लियर है। ये कौन सा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड, ये कौन सा ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये याद रखना है, वी पर से वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो वाल्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। आर्टरीज के अंदर याद रखना ये वाल्स एब्सेंट होते हैं। आर्टरीज का डायरेक्शन क्या होता है, तो इसका डायरेक्शन होता है हार्ट से ब्लड लेके बॉडी पार्ट्स में पास करना। इसका जो काम होगा वो बॉडी पार्ट से ब्लड लेके हार्ट में पास करना। इसके अंदर एक्सेप्शन कौन है, तो इसके अंदर एक्सेप्शन कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। क्यों पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, कौन सा, पल्मोनरी वेन। व्हाई, बिकॉज दीज ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये याद रखना, क्योंकि जितने भी वेन्स होते हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो रहा है डीऑक्सीजनेट, बट जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड। जितने भी आर्टरीज होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो रहा है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी ना उसके अंदर ब्लड फ्लो रहा है डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर, ये रहा, इसको अच्छे से रीड करना है। इसके अंदर मैक्सिमम हाई प्रेशर होता है, वाल्व एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है, लो प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू आर्टरी। और ये होती दिख रहा है कैपिलरी, एक दूसरे से जॉइंटेड है, मीन्स वो क्या हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, हार्ट। याद रखना है हार्ट, हार्ट जो होता है ना पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है, क्लियर है। अब इसके अंदर पता है कि हमें 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, कौन कौन से, राइट आर्टरियम हो गया, लेफ्ट आर्टरियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, क्लियर है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्या याद रखना कि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना ये वाली, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। जो इसके अंदर एक फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द शॉक और इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा हार्ट को। बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, लर्न हो सके तो अच्छी बात है। ये चैम्बर प्रोसेस को समझ, क्या होगा देखो, सबसे पहले वेना कावा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आया बॉडी पार्ट्स टू हार्ट में, फिर कहाँ पे गया, राइट आर्टरियम में, फिर कहाँ पे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब इनके बीच में ना कुछ वाल्स होते हैं, उस वाल को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस वाल। इसके अंदर होता है बाइकस्पिड वाल। क्लियर है, थर्ड का गया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जैसे पंप करेगा वो ब्लड को फ्लो करेगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, यानी हो गया 4 स्टेप। अब ये उसको कहाँ पे लेके जाएगा, तो ये लेके जाएगा लंग्स में।
तो ये CO2 प्लस लंग्स को दे देगा, तो बदले में ये क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, जिससे ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट के अंदर कौन लेने का काम, ले जाने का काम करेगा, पल्मोनरी वेन। फिर वो पल्मोनरी वेन में आ जाएगा मीन्स 5th स्टेप। फिर 6 कहाँ पे जाएगा, वो लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा वो कहाँ पे जाएगा, एओर्टा, और एओर्टा उसको कहाँ पे लेके जाएगा, बॉडी पार्ट्स के अंदर। क्लियर हुआ? तो आपको जो एरो दिख रहा है, जो येलो कलर का एरो शो हो रहा है, वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बता रहा है, और जो ग्रीनिश कलर का शो हो रहा है वो डिनोट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो डायरेक्शन क्या हुई, फर्स्ट बॉडी पार्ट्स, वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद लंग्स। तो ये जो फ्लो हो गया कौन से ब्लड का हो गया, ये जो फ्लो हो गया कौन से ब्लड का फ्लो हो गया, डीऑक्सीजनेट। फिर लंग्स के बाद हो जाएगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के बाद जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू अगेन कहाँ पे जाएगा, वो बॉडी पार्ट्स के अंदर। और कौन से ब्लड का फ्लो हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओनली डायरेक्शन अच्छे से याद रखो, डायरेक्शन अगर लर्न होगी ना तो ऑटोमेटिक तुम लोग सेंटेंस में लिख सकते हो। क्लियर? देखो लिखा हुआ है, क्या हुआ, अपर चैम्बर होता है वो आर्ट्रियम होता है, लोअर चैम्बर क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। आर्ट्रियम रिसीव करता है ब्लड और वेंट्रिकल काम करता है पंप्स का। लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजन ब्लड का फ्लो होता है, और राइट साइड में डीऑक्सीजन ब्लड का होता है। अब यहाँ पे याद रखना है, लेफ्ट वाले में कौन सा होता है, बाइकस्पिरल, इसको माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं, और राइट में कौन सा होता है, ट्राइकस्पिरल। और कुछ बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर वाल्व कैसे याद रखें, तो सिंपल देखो, राइट में आ रहा है, आ रहा है। अब इसमें भाई टी को निकाल दो, इतना तो निकाल सकते हो, कौन सा बच गया, आ रहा है, तो समझ जाना वो राइट राइट किस में प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड राइट चैम्बर ऑफ हार्ट में। और बाकी जो दो बचा बाइकस्पिड, बाई मीन्स क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, 1 2 होता है बाइकस्पिड वाला। ट्राइकस्पिड वाला नहीं, कुछ ऐसा होगा 1 2 3, इसे बस को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाला। फिर देखो पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्लड को लेके आना कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। वेंट्रिकल के जाने के बाद वो पंप करेगा हाई प्रेशर के साथ, कहाँ पे लेके जाएगा उसको, एओर्टा के पास। क्लियर है? फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू होगी कि राइट आर्ट्रियम में ब्लड ले जाने का काम कौन करेगा, वेना कावा। फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर सर्कुलेशन होगा। ये पूरी प्रोसेस है। क्लियर? अब आते हैं डबल सर्कुलेशन। जब भी हार्ट पंप कर रहा है ना, तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। कौन कौन सा, एक बेर हो रहा है बिटवीन हार्ट टू लंग्स, सेकेंड हो रहा है हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, तो उसी को हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, when blood pass twice through the heart in one complete cycle। जब हार्ट पंप करता है ना, तो ब्लड लंग्स में भी जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, 2 टाइप सर्कुलेशन हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। अब देखो, जो हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। आपको इनकी मेन डायरेक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, देखो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लंग्स के बाद जाएगा पल्मोनरी वेन में और लेफ्ट आर्टरी में। तो ये जो कनेक्शन हुआ यहां से लेकर ये वाला पार्ट, वो किसका बता रहा है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो लंग्स से कनेक्टेड हो रहे हैं वो वेसल्स की बात कर रहे हैं। सिस्टम में यानी क्या हो रहा है, देखो सिंपल, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है, कहां पे जा रहा है, एवोटा में, फिर बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, फिर वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरी में जा रहा है। तो वो क्या हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर हुआ? ध्यान रखना है, डायरेक्शन आपको लर्न होनी चाहिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट बीट क्या होता है, सबको बताया कि भाई धक धक करता है, बट नॉट धक धक, इट इज लब डब। कि जब भी हार्ट बीट होता है ना, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है इसमें, लब डब। कौन सा, लब डब। अब इसमें 2 प्रेशर क्रिएट होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। हार्ट ने पंप किया,
प्रेशर लगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर, हार्ट रिलैक्स हो गया मीन्स डायस्टोलिक प्रेशर। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल हो जाएगा सिस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल हो गया डायस्टोल। और ये हार्ट बीट को एक ग्राफ आता है, उसको मेजर किया जाता है, होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसको बोलते हैं ईसीजी, आपने सुना भी होगा। नॉर्मल हार्ट बीट होता है हमारा 60 टू 70 टाइम्स पर मिनट। और हार्ट बीट को सबको पता है मेजर किससे करते हैं, तो स्टेथोस्कोप्स के हेल्प के थ्रू। फिर कार्डियक साइकिल, ये जो आपको दिख रहा है पूरा साइकिल, द सीरीज ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द वन हार्ट बीट। जब हार्ट पंप कर रहा है तो जो सर्कुलेशन हो रहा है वो क्या होता है, एक सिंपल कार्डियक साइकिल। देखो डायरेक्शन शो हो रहा है यहाँ पे, वेना कावा से यहाँ पे आया, फिर राइट एट्रियम गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी में गया, फिर लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन में आया, फिर लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर देन एओर्टा। क्लियर हुआ? अब कुछ ये थोड़े टर्म्स है ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर या स्पिगोमैनोमीटर, जैसे आप प्रोनाउंस करो। तो इसमें ना दो प्रेशर क्रिएट होते हैं, एक होता है 120, इसको हम ऐसे लिखते हैं 120/80 mmHg। क्या होता है 120/80 mmHg? तो 120 क्या इंडिकेट करता है, सिस्टोलिक प्रेशर। हार्ट ने पंप किया, सिस्टोलिक प्रेशर, रिलैक्स हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर। इट इज मेजर बाय स्पाइगमोमैनोमीटर। बट जब प्रेशर अगर इतना हो जाता है तो पेशेंट को क्या क्रिएट होता है, हाइपरटेंशन। अगर प्रेशर डाउन चला गया तो क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन। क्लियर? फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम लास्ट में देखेंगे। चलो, आई थिंक ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो। जितना ज़्यादा उसको रिवाइज करोगे, रीडिंग करोगे, नोट्स बनाओगे, वो आपके लिए इजी होगा। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स। जय भारत।